मेरी आपको? जी स्टूडेंट्स, अब आवाज आ रही है मेरी? आ गई है अब? क्लियर है वॉइस? ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टरलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट, इसको मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और इसमें से पेपर भी आना है और इवन बोर्ड में भी आना है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। नेक्स्ट ऑप्शन ही नहीं दे रहा है यहाँ पे ना। चले आप मुझे कहती जाए, मैं आगे करती जाती हूँ, ठीक है। फिर ऑफिस में है कोई? नहीं, आपका नहीं है। ऑफिस से निकाल देना सबको तो मैं उधर आ जाती हूँ। चली गई है? अब तो नहीं आना किसी को? ओके स्टूडेंट, सब सुन सकते हैं? आवाज क्लियर है अब? जी अब आवाज क्लियर है? ओके, स्टरलाइजेशन की हम लोग बात करने लगे हैं। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। कहता है स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन उसने बताई है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दैट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और रिमूव्स ऑल द माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर, ठीक है। ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों है जिसे जो कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है या रिमूव कर देता है ऑल द माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्स। यानी कि स्टरलाइजेशन में हम स्पोर्स को भी डेड कर देते हैं, ठीक है। हर तरह की माइक्रोबियल लाइफ डेथ, उसकी डेथ तो होती है और उसकी रिमूवल भी होती है और उसके स्पोर्स की भी होती है, ठीक है। आगे है डिसइंफेक्शन, इट इज किलिंग और रिमूविंग ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डिसइंफेक्शन में सिर्फ और सिर्फ किलिंग होती है, स्पोर्स रिमूव नहीं होते। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? कहता है प्रोडक्ट्स यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और सर्फेसेस
Disinfectants are not necessarily sporocidal, but may be sporostatic, inhibiting germination or outgrowth. ठीक है, अब डिसइंफेक्टेंट्स वो सारे के सारे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स होते हैं जो कि बेजान सरफेसेस के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं जो कि आपके बेजान जो आपकी सरफेसेस होती हैं, टेबल हो गया, चेयर हो गया, थिएटर हो गया, काउंटर हो गया। ठीक है, तो कहता है कि डिसइंफेक्टेंट्स में जैसे कि ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि रिमूवल के लिए हेल्प आउट होते हैं, और ये स्पोरोसाइडल भी हो सकते हैं, स्पोरोस्टैटिक भी होते हैं। सिडल और स्टैटिक का मैंने आपकी टर्मिनोलॉजीज क्लियर की थी बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसिडल में। सिडल का मतलब होता है कंप्लीटली मार देना, और स्टैटिक होता है मतलब रोक देना। ठीक है, तो कुछ डिस जैसे हमारे पास फिनाइल है, घर में फर्शों की सफाई के लिए यूज होती है, वो भी एक डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, जो कि क्या करती है, जो कि किलिंग करती है लेकिन स्पोर्स को खत्म नहीं करती। एक डिसइंफेक्टेंट है फिनाइल, फिनोल के नाम से जो आती है। ठीक है, लिहाजा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि स्पोरोस्टैटिक भी होते हैं, स्पोरोसिडल भी होते हैं और स्पोरोस्टैटिक भी होते हैं। आगे आ जाता है एंटीसेप्टिक, अ प्रोडक्ट दैट डिस्ट्रॉय और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन और ऑन लिविंग टिश्यू। अब एंटीसेप्टिक में और डिसइंफेक्टेंट का फर्क ये होता है कि डिसइंफेक्टेंट होता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए, उनकी सफाई के लिए, उनकी क्लीनलीनेस के लिए। वो स्पोरोस्टैटिक भी हो सकता है, स्पोरोसिडल भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक की, तो एंटीसेप्टिक में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग थिंग्स के ऊपर से ही हटाना होता है। मिसाल के तौर पे आपकी ये जो पायोडीन है, जिसमें आयोडीन है, वो आ जाती है, वो किस में आती है, वो एंटीसेप्टिक में आ जाती है, बहुत बड़ा एंटीसेप्टिक है वो। ठीक है, तो वो किस लिए हम यूज करते हैं, लिविंग सर्फेसिस के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाने के लिए या उनकी फर्दर ग्रोथ के लिए। सो एंटीसेप्टिक वहां पे टेक्निक यूज होती है। आगे आ जाता है एसेप्टिक, कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स। अब जितने भी आप में से स्टूडेंट्स वॉश आउट के लिए रेडी होते हैं थिएटर में ओटी के लिए, तो वो सारी की सारी एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करते हैं। ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करते हुए ही वो क्या कहते हैं कि वो गाउनिंग, ग्लविंग, ठीक है, गोगल्स, मास्क, ठीक है, शू कवर, वो सारी की सारी एसेप्टिक टेक्निक में आ जाती है। उसके बाद वो जो थिएटर है, दूसरी चीजें हैं, उनको खत्म करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, आप लोग ये सारी चीजें यूज करते हो, क्लोरल हेक्सिडीन वगैरह, फिनॉल वगैरह। तो एसेप्टिक में भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स की ही किलिंग होती है, उन्हीं की एब्सेंस होती है, लेकिन वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों की आ जाती है। मिस आगे कीजिएगा। आगे आ जाता है मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन के डिफरेंट मेथड हैं, वो फिजिकल भी हो सकते हैं, वो केमिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल मेथड जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको डिटेल में स्टडी करवाया था, हीट एंड कोल्ड मेथड, रेडिएशन, ये वो। ठीक है, हीट में आपके पास ड्राई हीट आ जाती है और मॉइस्ट हीट आ जाती है। ठीक है, रेडिएशन में आपके पास यूवी लाइट्स आ जाती हैं एंड आयोनाइजेशन रेडिएशन आ जाती हैं और फिल्ट्रेशन आ जाती हैं। ठीक है, नंबर 2 है आपके पास केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में सबसे पहले आपके पास है मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। केमिकल मेथड में आपके सारी की सारी ये केमिकल कंपाउंड्स आ जाएंगे, आयोडीन, फिनॉल, क्लोरल हेक्सिडीन, ये चीजें आ जाएंगी। आगे आपके पास आ जाता है रेडिएशन। कहता है यूवी लाइट हैज लिमिटेड स्टरलाइजेशन पावर बिकॉज ऑफ पुअर पेनिट्रेशन इनटू मोस्ट मटेरियल्स। UV light, what does it mean? UV light, ultraviolet radiations और ultraviolet lights, ठीक है, इनकी पेनिट्रेशन पुअर होती है मटेरियल्स के अंदर, जिसकी वजह से ये कोई इतनी पावरफुल स्टरलाइजेशन नहीं कर सकती। ठीक है, जनरली यूज्ड इन irradiation of air in the certain areas, for example operation rooms and ultraviolet, जी बेटा, ultraviolet rays, UV light। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन रूम्स एंड टीबी लेबोरेटरीज। अब यूवी लाइट वो खास किस्म की लाइट्स होती हैं, जैसे एक्स रेज है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड रेज है। एक्स रेज खतरनाक होती हैं, उनकी पेनिट्रेशन बहुत खतरनाक होती है, इसीलिए एक्सरे जब कर रहे होते हैं तो आपने देखा है
कि जो कंसर्न जिसका एक्सरे हो रहा होता है, जब एक्सरे लाइट डालते हैं तो बाकी सारे के सारे शेड के पीछे चले जाते हैं ताकि उनका इफेक्ट उन पे ना आए। इसी तरह से अल्ट्रासाउंड रेज जो है वो इतनी खतरनाक नहीं होती, ठीक है। जैसे आपने गायनी में देखा होगा कि एंटीनेटल प्रेग्नेंट वुमेन हर ट्राइमेस्टर पे अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, तो वो रेज खासकर इतनी खतरनाक है, इतनी पावरफुल नहीं होती कि जो फीटस को नुकसान दे, बच्चे या माँ की नुकसान का बायस बने। इसी तरह से जो आपकी यूवी लाइट है वो इतनी ज्यादा, मतलब उनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो मटेरियल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, ठीक है। तो मतलब वो सर्फेसिस को इस तरह से साफ कर देती हैं कि जब एक चीज आपकी मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी तो मीन्स कि वो ढीठ से ढीठ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो होगा उसकी भी किलिंग के लिए हेल्पफुल होगा। अब आपको पता है कि ऑपरेशन थिएटर में तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। वैसे तो सी पॉजिटिव जितने भी पेशेंट होते हैं उनको सेक्शन ही लैदा कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग आई डोंट नो कि जब उनको टीबी भी हो सकती है, उनको सिफिलिस भी हो सकता है, उनको कोई एसटीडी भी हो सकती है, तो इनके जरासीम टीबी के खास तौर पे इतने ढीठ होते हैं कि वो वार्म से वार्म इन्वायरमेंट के ऊपर भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो सर्वाइव कर जाता है। सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यूवी लाइट्स या यूवी रेज जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं इन सेटअप्स के अंदर जहाँ पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़े ढीठ होते हैं या कह लें कि हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करने के काबिल होते हैं, ठीक है। आगे है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या है, जिनकी आयोनाइजेशन हो जाती है जब वो किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे गैमा रेडिएशन है, गैमा रेज है, ठीक है। सोर्स कोबाल्ट है, ये भी क्या है, ये भी उन आयोनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। सोर्स कोबाल्ट 60 ये आइसोटोप है। आइसोटोप कहते हैं उस टाइप का, उस नंबर का, ठीक है। हैज ग्रेटर एनर्जी देन यूवी लाइट। अब कोबाल्ट 60 की एनर्जी यूवी लाइट से भी ज्यादा होती है, देयरफॉर मोर इफेक्टिव, लिहाजा ये ज्यादा इफेक्टिव है। मेनली वो कहता है कि ये इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में इसका यूज ज्यादा है। स्टरलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस, ग्लव्स, ठीक है। उसके बाद स्पेसिमेंस, कंटेनर्स एंड पेट्री डिशेस। पेट्री डिशेस कौन सी, जिनकी आप माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर जो आप बैक्टीरिया को कल्चर करते हो और उनके वहां पे कल्चर लगाते हो, पेट्री डिशेस उनको बोलते हैं, ठीक है। और स्पेसिमेन कंटेनर्स क्या है, लैब में जितने भी इस वक्त नर्सेस काम कर रही हैं उनको अच्छे से पता होगा, स्टूल सैंपल लेने के लिए जो कंटेनर होता है, यूरिन सैंपल लेने के लिए जो कंटेनर होता है, ग्लव्स आ गई, सिरिंजेस आ गई, ठीक है। ये उन कंटेनर्स की बात कर रहा है। या ज्यादा अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो यूज होती है वो क्या ज्यादातर यूज होता है, वो कोबाल्ट 60 होता है, क्योंकि कोबाल्ट 60 की जो एनर्जी है वो यूवी लाइट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट प्लीज। जी आगे आ गया है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट मेथड इज फिल्ट्रेशन। नाम से ही जाहिर है और आप ये देख रहे हैं साइड पे इमेजेस के अंदर भी कि मैंने ये खास तौर पे आपके लिए फिल्टर ढूंढ के लगाया था, एडवांस फिल्टर। वैसे तो फिल्टर पेपर भी होता है, आप अक्सर जिन लोगों ने एफएससी की होगी तो उन लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर या वैसे बायो या ये केमिस्ट्री लैब के अंदर देखा होगा कि फिल्टर पेपर एक खास किस्म का पेपर होता है। जब हम क्रिस्टल्स को फिल्टर करते हैं तो सारा का सारा लिक्विड नीचे चला जाता है, ऊपर क्रिस्टल्स नमक की रह जाती हैं। तो वो एक ओल्ड कन्वेंशन मेथड है। आजकल तो पूरे पूरे फिल्ट्रेशन वो कह लें कि वो आए हुए हैं, फिल्ट्रेशन इंस्ट्रूमेंट आया हुआ है, जैसे कि ये एडवांस मैंने ब्लू वाला लगाया हुआ है, आप साइड पे देख सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन में कहता है मे बी डन अंडर आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर। बेसिकली वो पेपर के ऊपर पोर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि हैवी फ्लूइड को नीचे पास आउट करने देते हैं, और जो बारीक फ्लूइड होता है वो क्या रह जाता है, हैवी ऊपर आ जाता है और बारीक नीचे चला जाता है, बारीक पार्टिकल्स जो होते हैं। सो कहता है कि उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जो कि हैवी मेटल्स को नीचे ले जाता है। बेस्ट नोन एग्जांपल इज द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेट मेड फ्रॉम सेलुलोज एसीटेट। ज्यादा बेस्ट एग्जांपल उसने सेलुलोज एसीटेट की दी है, जो कि एक बेस्ट मेम्ब्रेन है। जनरली रिमूव्स मोस्ट बैक्टीरिया बट वायरसेस, ठीक है। ज्यादातर वो बैक्टीरिया को भी रिमूव कर देता है, वायरसेस को भी कर देता है, एंड सम स्मॉल बैक्टीरिया, कुछ स्मॉल बैक्टीरिया को। फॉर एग्जाम्पल क्लेमेडियाज एंड माइकोप्लाज्मस में पास थ्रू, ठीक है। यानी कि क्लेमाइडिया जो है वो खास किस्म का पैरासाइट है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के थ्रू कह लें कि पास होता है। क्लेमेडियल इन्फेक्शन मोस्टली फीमेल के अंदर होती है, वेजिनोसिस हो गया, यूरिथ्राइटिस हो गया, माइकोप्लाज्मस, ठीक है, वो भी। तो दस फिल्ट्रेशन डज नॉट टेक्निकली
sterilize items, but it's adequate for the circumstances under which it is used. Heat liable substances, for example sera और antibiotics. हीट लेबाइल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। हीट सेंसिटिव से मुराद ये कि थोड़ी सी हीट लगी डीनेचर हो गए, डीनेचर से मुराद क्या, उनका स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। लिहाजा ऐसे सब्सटेंसेस को हमने बड़ा केयरफुली पास आउट करना होता है या उनको गर्म करना होता है। मिसाल के तौर पे एंजाइम्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, सीराज हैं, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी प्रोटीन्स है ना, भी गर्म करेंगे तो ये उसमें से जब पास आउट होती हैं तो ये क्या करती हैं, ये सारी की सारी जो है वो कह लें कि डी नेचर हो जाती है, इनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। सो द रिकमेंडेड साइज फिल्टर दैट विल एक्सक्लूड द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल इज 0.22 माइक्रोन, ठीक है। सो जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल जो कि 0.22 माइक्रोन है उसको उसने एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि रिकमेंडेड साइज फिल्टर जो है वो इतने साइज के बैक्टीरिया को नहीं पास आउट करवा सकता, ठीक है, ये ज्यादा छोटा हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, नेक्स्ट है आपके पास मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन बाय हीट, मोस्ट कॉमन मेथड में ड्राई हीट आ जाती है। हीट में क्या है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि शीशे के बने हुए होते हैं, जब हम उनको स्टेरिलाइजेशन के लिए डालते हैं तो हीट उनको तोड़ फोड़ देती है। जैसे डेलिकेट किस्म के आइटम्स हो गई, कह लें कि ग्लास का बीकर हो गया, ग्लास की सिरिंजेस भी आती हैं बाजुकात, ठीक है, कुछ इस किस्म की आपकी मेडिसिन होती हैं जो कि ग्लास की जाती हैं। सो मतलब इस किस्म की जो मटेरियल होता है, इस किस्म के मटेरियल को आपको बड़ा केयरफुली हीट करना पड़ता है। ड्राई हीट में वो कहता है सिंपलेस्ट मेथड इज एक्सपोजिंग द आइटम टू बी स्टेरिलाइज्ड to the naked flame, for example Bunsen burner for sterilizing bacteriological loops, knives, blades. अक्सर आप जब ग्राम स्टेनिंग करते हैं ना लेबोरेटरी के अंदर या बायोलॉजी का कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो खास किस्म की एक लूप होती है, या जिन्होंने जिन जिन आप में से स्टूडेंट ने कभी लैब के अंदर काम किया या लैब के अंदर ड्यूटी दी होगी ना, तो आपने देखा होगा कि उनको काम करते वो जिस नाइफ से या जिस लूप से या जिस ब्लेड से भी वो बैक्टीरिया का सैंपल या पेशेंट का सैंपल उन्होंने पिक करना होता है तो वो पहले उसको बंसन बर्नर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लेम पे हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, वो होती है ड्राई हीट। ड्राई हीट से मैक्सिमम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग करना चाह रहे होते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है हॉट एयर ओवन। ओवन ये कह लो कि जैसे बेड साइड फ्रिज होते हैं ना, घरों में पड़े होते हैं हमारे पास, बेड के साथ रखने वाला छोटा फ्रिज, मिनी फ्रिज जिसको बोलते हैं, ये ओवन बिल्कुल उसी एप्लीकेशन पे जैसे कि आप देख भी रहे हैं नीचे इमेज में साइड पे। हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन एक्सपोज आइटम्स टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे के लिए, ठीक है, और चीजों को हम इसके अंदर बंद कर देते हैं जो जो भी हमने स्टरलाइज करनी है। It has electrical element in the chamber as a source of heat plus a fan to circulate air for even distribution of heat in a chamber. ओवन विदाउट ए फैन इज डेंजरस। अच्छा, अब एक ओवन है जो कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो गर्म कर रहा है चीजों को, उसके अंदर एक फैन होता है। अगर इतनी मुसलसल हीट एक ही जगह पे पड़ती रहे तो वो थोड़ी सी हार्मफुल होती है। सो हीट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, ठीक है। आगे यूज फॉर मेटल्स, ग्लासवेयर्स, ऑइंटमेंट, ऑयल्स, वैक्सेस, पाउडर्स, ठीक है, आइटम्स डेट आर लेकिंग वाटर, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो मेटल्स हैं, मतलब ये किस पर्पस के लिए यूज होता है, इसमें किस किस तरह की हम चीजें रख सकते हैं उसने बता दिया है। ग्लास की बनी हुई किसी किसी किस्म की ऑइंटमेंट, कोई भी ऑयल हो गई, वैक्स हो गई, पाउडर हो गए या मेटल्स हो गई, ठीक है, ये चीजें हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। तो
आगे आ जाती है मॉइस्ट हीट। नाम से ही जाहिर है, जैसे कि आप लोगों को जाहिर होगा, मॉइस्ट किसे कहते हैं? नमी नमी, ठीक है, पानी होना हवा में, तो हम कहते हैं कि आज काफी मॉइस्ट है एनवायरनमेंट। तो मॉइस्ट हीट यानी कि जिसमें कुछ नमी होगी, कुछ आप कह लें कि मिस्टी मिस्टी होगा, लिहाजा यूजेस हॉट वाटर। मॉइस्ट हीट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डे नेचरिंग प्रोटीन। अगर अब आपको क्लास याद हो तो मैंने आपको जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उसमें प्रोटीन्स होती हैं। तो बेसिकली बैक्टीरिया या वायरस है वो प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है। बेसिकली तो इंसान भी गोश्त का बना हुआ है ना, और गोश्त क्या है? गोश्त सारा का सारा प्रोटीन है, ठीक है। इसी तरह से जो छोटे से छोटा प्रोकैरियोट या छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस है, उसके अंदर मेन कहानी या मेन गेम प्रोटीन कैप्सिड है, कोट है। इसी तरह से बैक्टीरिया का भी वही है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, पूरा का पूरा सेल है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है। अब अगर हम मॉइस्ट हीट इतनी ज्यादा किसी भी चीज को गर्म करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डालते हैं और अगर उस पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा तो वो उसकी प्रोटीन को डी नेचर कर देगा। प्रोटीन डी नेचर होने का मतलब क्या है? प्रोटीन क्या है? बेसिकली स्केलेटल है ना, ढांचा है जिसके ऊपर बेस कर रहा है सारा स्ट्रक्चर। हम लोगों की कमर पे अगर कोई चीज, हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग डिस्टेबलाइज नहीं हो जाएंगे? हमारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, हम लोग चलने फिरने के काबिल नहीं रहेंगे। सेम लाइक अगर प्रोटीन बैक्टीरिया के हिट करते हैं तो मतलब उसको डिस्टेबलाइज करते हैं, उसको डी नेचर कर देते हैं, किसी काम जोगा नहीं छोड़ते उसको। नेक्स्ट आ जाता है बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या है? क्वाइट कॉमन, आपको पता है हर जगह छोटे से छोटा भी सेटअप है। एक दाई भी है ना, तो वो भी अपने औजार जो होती है ना, कैंची छुरी जो भी वो उसमें किसी चीज में डाल के ना वो हाई फ्लेम पे बॉयल कर रही होती है। ये बड़ा कन्वेंशनल और पुराना मेथड है लेकिन यूज्ड एज एन स्टरलाइजेशन। पापा जी हंस रही हैं। मैं आपकी बातें समझ रही हूँ। अच्छा, नहीं रही, ठीक है, स्पेशली इन डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस, ज्यादातर डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस के अंदर, ठीक है। आगे आ गया जी आपके पास टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि साइंटिस्ट के नेम से है, जिसका नाम था टिंडल, ठीक है। तो नेम्ड आफ्टर जॉन टिंडल। लेंथी प्रोसेस, ये एक लेंथी प्रोसेस है डेजिग्नेटेड टू रिड्यूस द लेवल ऑफ द स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया डेट आर लेफ्ट बाय सिंपल बॉइलिंग वाटर मेथड, ठीक है। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एट द स्टेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, यानी इतने मेच्योर हो चुके होते हैं कि स्पोर बन रहे होते हैं, ठीक है। तो अब वो सिंपल बॉइलिंग से नहीं मरते। इस किस्म के बैक्टीरिया को मारने के लिए या स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया जिनको होते हैं, हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं टिंडलाइजेशन, ठीक है। ये टिंडलाइजेशन इसको इसलिए कहा गया है कि जिस साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट की तो उसके नाम से इस मेथड का नाम भी पड़ गया टिंडलाइजेशन। नेक्स्ट प्लीज। बहुत कुछ मिलता है मैम सीखने को इंसान को। अच्छा जी, मॉइस्ट हीट में टिंडलाइजेशन, इसको हम डिटेल में पढ़े हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व बॉइलिंग फॉर अ पीरियड टिपिकली 20 मिनट, 20 मिनट के लिए हमने बॉयल करना है चीजों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पर, फिर हमने कूलिंग करनी है और फिर हमने क्या करना है? इंक्यूबेट करना है फॉर अ डे, पूरे पूरे दिन के लिए हमने उसको इंक्यूबेट करना है, बंद करके रखना है। फिर बॉइलिंग करनी है, फिर कूलिंग करनी है, फिर इंक्यूबेट करना है फॉर अ डे, एक पूरे दिन के लिए, फिर बॉइलिंग करनी है, फिर कूलिंग करनी है, फिर इंक्यूबेट करना है एक और दिन के लिए, एंड नेक्स्ट फाइनली फिर बॉइलिंग करनी है आपने। 3 इंक्यूबेशन पीरियड्स हैं आर टू अलाउ हीट, ठीक है, हीट रेजिस्टेंस स्पोर्स के लिए सर्वाइविंग द प्रीवियस बॉइलिंग पीरियड्स to germinate to form the heat sensitive vegetative stage which can be killed by next boiling step। अच्छा, वो कहता है कि इसमें अब आपने देखा है कि बॉइलिंग, कूलिंग एंड इंक्यूबेशन, अगेन बॉइलिंग, कूलिंग एंड इंक्यूबेशन, अगेन बॉइलिंग, कूलिंग एंड इंक्यूबेशन फॉर अ डे, फॉर अ डे, फॉर अ डे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके वेजिटेटिव स्पोर बड़े ढीठ किस्म के होते हैं कि उनको थोड़ी सी अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने से उनके स्पोर जल्दी जल्दी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट कूलिंग और इंक्यूबेट करने का मकसद ही ये होता है कि अगर वो उस फॉर्म के अंदर आ गए हैं तो फर्दर बॉइलिंग उनको डेड कर दे,
ठीक है, अगर एक खास फेज की बॉइलिंग ने या फर्स्ट फेज ऑफ बॉइलिंग ने उनको वेजिटेट करने में हेल्प किया, तो नेक्स्ट बॉइलिंग उनको क्या करे, उनको डीनेचर कर दे। सो दिस इज द पर्पज ऑफ टिंडलाइजेशन। आगे आगे हमारे पास द प्रोसीजर ओनली वर्क्स फॉर अ मीडिया डेट कैन सपोर्ट बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, ये प्रोसीजर सिर्फ तब काम करता है जब बैक्टीरियल सपोर्ट आपको बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट कर रही हो मीडिया। ठीक है, इट विल नॉट स्टरलाइज प्लेन वाटर। ठीक है, ये स्टरलाइज नहीं करता प्लेन वाटर को। प्लेन वाटर तो स्टरलाइज स्टरलाइजेशन से हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, नेक्स्ट प्लीज। है मॉइस्ट हीट में पैस्चराइजेशन। अगर आज लॉइस पास्चर ने ये टेक्निक ना दी होती तो जितनी भी आप मार्केट के अंदर नूरपुर देख रहे हैं, मिल्क पैक देख रहे हैं, ठीक है, नेस्ले मिल्क देख रहे हैं, जितने भी किस्म के मिल्क आपके मार्केट में डब्बे में आपको अवेलेबल है, अगर ये टेक्निक ना होती तो आज आप वो डब्बे के दूध यूज ना कर सकते। ठीक है, पास्चराइजेशन लुइस पास्चर ने टेक्निक प्रोवाइड की थी जिसपे आज बड़ी बड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स काम करती है, डेयरी इंडस्ट्रीज चलती हैं। It aims to reduce the number of the viable pathogens in liquid, so they are unlikely to cause disease. स्पेशली लिक्विड में से वायबल पैथोजेंस को गायब करने के लिए जो टेक्निक है वो क्या है, वो पैस्चराइजेशन है, स्पेशली जो कि डिजीज कॉज करते हैं। इट यूजेस हीट एट टेम्परेचर सफिशिएंट टू इनएक्टिवेट हार्मफुल ऑर्गेनिज्म इन मिल्क, डज नॉट अचीव स्टरलाइजेशन। इसका मकसद तो यही होता है कि इतनी सफिशिएंट हीट प्रोवाइड की जाए कि दूध के अंदर जितने भी माइक्रो कर दिया जाए, लेकिन फिर भी हम स्टरलाइजेशन के लेवल पे नहीं पहुंच सकते, स्पोर्स को नहीं मार सकते, क्योंकि स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी ना कि ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ को हमने किल करना है इंक्लूडिंग स्पोर्स को। ठीक है, टेम्परेचर में भी 138 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड फ्लैश मेथड। ठीक है, इसमें दो मेथड होते हैं, या तो हम 138 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देते हैं फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, जिसको फ्लैश मेथड कहते हैं, या फिर हम 71 डिग्री फॉर 15 टू 20 सेकेंड और 62 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखते हैं फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, या तो हम आधे घंटे के लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करते हैं, या 15 से 20 मिनट के लिए 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बॉईल करते हैं। ये दो मेथड है आपके पास पास्चराइजेशन के, और ये दोनों मैंने वाइवे में भी पूछने हैं और मैंने आपको एमसीक्यूज में भी पूछने हैं। आगे आ जाता है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेव बेस्ट मेथड है। ऑटोक्लेव जो कि स्टरलाइज नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स की ओटी ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर बड़े बड़े ऑटोक्लेव हैं। ठीक है, गायनी के अंदर जहाँ सजेरियन सेक्शन चल रहे हैं वहां बड़े बड़े ऑटोक्लेव पड़े होते हैं। ठीक है, आप किसी डेंटिस्ट की छोटी से छोटी दुकान में चले जाएं तो वहां पे ऑटोक्लेव पड़ा होता है। ठीक है, बेसिकली ऑटोक्लेव है क्या, इवन आपके तो अपने घर में ऑटोक्लेव मौजूद है, एक मिनी ऑटोक्लेव। प्रेशर कुकर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ऑटोक्लेव। वो उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है कि वो सारी की सारी अंदर हीट को प्रोड्यूस करता है, गैस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करता है, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो कहता है स्टैंडर्ड स्टरलाइजेशन मेथड इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के अंदर जो स्टैंडर्ड स्टरलाइजेशन मेथड है वो ऑटोक्लेविंग है। Autoclaves work under the same principle as the pressure cooker, where water boils at increased atmospheric pressure. That's why because of increased pressure, the boiling point of water is greater than 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ज्यादा प्रेशर कुकर या इतना ज्यादा ऑटोक्लेव अंदर गैस का प्रेशर बना देता है कि ऊपर के टेम्परेचर पे खोलने लगता है। सो द ऑटोक्लेव इज अ tough double walled chamber in which air is replaced by pure saturated steam under pressure। अच्छा, अब ऑटोक्लेव की जो दीवारें होती हैं वो इतनी ज्यादा मतलब कि कह लें थिक होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, कि थिक वॉल्ड होने की वजह से वो अंदर के एयर का क्या बना देती है, अंदर के एयर की प्रेशर मेंटेन कर देती हैं। ठीक है, हम वो जो गैस होता है वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये आप ऑटोक्लेव का उसने बताया, द एयर इन द चैम्बर इज इवैक्यूएटेड एंड फिल विद सैचुरेटेड स्टीम। ठीक है, सैचुरेटेड स्टीम में वो कन्वर्ट हो जाती है। द चैम्बर इज क्लोज टाइटली, द स्टीम कीप्स ऑन फिलिंग इनटू इट एंड द प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज। प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। द आइटम टू बी स्टरलाइज गेट कंप्लीटली सराउंडेड बाय सैचुरेटेड स्टीम या मॉइस्ट हीट। जो भी हमने
आइटम स्टरलाइज करनी होती है वो इस हीट होती है, ठीक है। which on contact with the surface of the material to be sterilized condenses to release its latent heat of condensation, which adds to already raised temperature of steam, so that eventually all the microorganisms in whatever form are killed. ठीक है। The usual temperature achieved is 120 degree centigrade at the pressure of 15 Pascal. 121 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 15 पास्कल पे हम ये काम करते हैं एट एक्सपोजर टाइम ऑफ ओनली 15 to 20 मिनट्स, ठीक है, 15 से 20 मिनट के लिए जस्ट बस। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द टाइम फॉर स्टरलाइजिंग इज फर्दर रिड्यूस। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर नेक्स्ट कर दें, अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि फिर हम टाइम कम कर देते हैं क्योंकि हीट ज्यादा पैदा हो रही है। एडवांटेजेस क्या है ऑटोक्लेव के? टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड देयरफॉर स्पोर्स आर किल्ड। 100 से ऊपर अगर हम दर्जा रात लेके जाते हैं तो स्पोर भी मर जाते हैं, बेस्ट है ये। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम हीट, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है? कंडेंस होना शुरू हो जाती है, यानी कि हीट जो होती है, गैस जो होती है वो स्टीम बनाना शुरू कर देती है। द कंडेंसेशन आल्सो अलाउज द स्टीम टू पेनिट्रेट रैपिडली इनटू द पोरस मटेरियल। पोरस मटेरियल मतलब क्या है? यानी कि जिस ऐसा मटेरियल जिसमें आगे इवन फर्दर आगे पोर बने हुए हैं उसके अंदर भी पेनिट्रेट कर जाता है। नोट दैट ऑटोक्लेव आइटम मस्ट बी स्टीम परमिएबल, कैन नॉट बी यूज फॉर आइटम दैट आर लेकिंग वाटर, ठीक है। यानी कि स्टीम परमिएबल से क्या मुराद है? स्टीम को अपने अंदर बाहर आने जाने की इजाजत देने वाली चीजों के लिए ऑटोक्लेव यूज होता है, ठीक है। ऐसी चीजों के लिए नहीं यूज होता जिनके जो कि वाटर लेकिंग होती है, जिनमें वाटर नहीं होता, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि उस क्योंकि वो जो स्टीम बननी है ऑटोक्लेव की, उसी स्टीम ने तो अंदर जाके हेल्प आउट करनी है। अगर वो स्टीम हेल्प नहीं करेगी, अंदर बाहर नहीं जाएगी, हमें कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ ऑटोक्लेव्स, फिजिकल में आ जाता है यूज ऑफ थर्मोकपल्स टू मेजर एक्यूरेटली द टेम्परेचर, ठीक है। थर्मोकपल्स से क्या होता है कि हम एक्यूरेटली मॉनिटर टेम्परेचर करते हैं, उसके लिए यूज होता है ये। केमिकल में आ जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ हीट सेंसिटिव केमिकल दैट चेंजेस कलर एट द राइट टेम्परेचर एंड एक्सपोजर टाइम, ठीक है। मतलब कि कलर चेंजेस से हमें पता चल रहा होता है कि टेम्परेचर कितना जा रहा है, राइट पे है, और एक्सपोजर टाइम क्या है। ऑटोक्लेव टेप भी बोलते हैं, ब्राउन ट्यूब बोलते हैं। बायोलॉजिकल में आ जाता है, वेयर ए स्पोर बीरिंग ऑर्गेनिज्म इज एडेड ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन प्रोसेस एंड देन कल्चर्ड लेटर टू इंश्योर दैट इट हैज बीन किल्ड। बायोलॉजिकल में क्या है? जहाँ पे स्पोर बीरिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन प्रोसेस, स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के दरमियान, ठीक है। और फिर हम उनको कल्चर कर लेते हैं लेटर ऑन, जो कि किल्ड भी बाद में किए जा सकते हैं। तो ये आपके बायोलॉजिकल के अंदर सारे। नेक्स्ट आ जाता है स्टरलाइजेशन बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में नाम से ही जा रहा है केमिकल होंगे। यूजफुल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक एंड लेंस इंस्ट्रूमेंट्स और एंडोस्कोप, ठीक है। ये जो आप एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं, इसके अंदर कैमरे के जो लेंस लगे होते हैं, इनके लिए ये इनको स्टरलाइज करने के लिए ये अच्छा तरीका है। एथाइलिन ऑक्साइड चैम्बर है। एथाइलिन ऑक्साइड अल्कलाइड्स डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड देयर बाय इनएक्टिवेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एथाइलिन ऑक्साइड केमिकल है, ठीक है, जो कि क्या करता है? अल्कलाइड्स करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को, सो इनएक्टिवेट करता है माइक्रोस के डीएनए को खराब कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। एथाइलिन ऑक्साइड में कॉज एक्सप्लोजन, धमाका कॉज करता है इफ यूज्ड प्योर, अगर डाइल्यूट ना किया जाए। इट इज मिक्स्ड विद एन इनर्ट गैस, फॉर एग्जाम्पल नियॉन, फ्रीऑन एट द रेशियो ऑफ 10:90, ठीक है। इतनी रेशियो के साथ हम इसको मिक्स करते हैं इनर्ट गैस के साथ। सो इट रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी एट relative humidity 50 to 60%। टेम्परेचर इसका 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है एंड एक्सपोजर पीरियड 4 to 6 आवर्स। 4 से 6 घंटे के लिए मुसलसल 50 to 60% ह्यूमिडिटी के अंदर चीज को छोड़ दिया जाता है। और टाइम कितना रिक्वायर है? 4 से 6 घंटे लगातार। इथाइलिन ऑक्साइड। एक्टिवेटेड एल्कलाइन ग्लूटारिल्डिहाइड 2%, ये दूसरा केमिकल है। मिसाल के तौर पे कहता है इमर्स आइटम इन सोल्यूशन फॉर अबाउट इफ ऑर्गेनिज्म इज टीबी, अगर ऑर्गेनिज्म टीबी है। इन केस ऑफ स्पोर्स द इमर्स पीरियड इज एक्सटेंडेड 2 to 3 आवर्स, ठीक है। मतलब ट्यूबरक्लोसिस जैसे ढीटों के लिए उन्होंने कहा है कि 2 to 3 आवर्स के लिए हम इमर्स पीरियड्स के लिए इसको 20 मिनट के लिए एक्सटेंड करके रख सकते हैं। ये एक्टिवेटेड एल्कलाइन ग्लूटारिल्डिहाइड की बात की है। अच्छा, डिसइंफेक्टेंट्स कहता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्टिविटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स।
डिसइंफेक्टेंट्स क्या थे, फिनोल थी, दूसरी डिसइंफेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो उनकी एक्टिविटी पे कौन कौन सी चीजें असरअंदाज होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो डीनेचर हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडेंसेशन अप टू द पॉइंट ऑप्टिमम concentration, ठीक है। आफ्टर दिस लेवल नो एडवांटेज इन फर्दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। टाइम है, डिसइंफेक्शन नीड टाइम टू वर्क, भाई टाइम चाहिए। रेंज ऑफ एक्शन चाहिए, किस रेंज के अंदर वो काम कर सकती है। डिसइंफेक्टेंट्स आर नॉट इक्वली इफेक्टिव अगेंस्ट दी होल स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रोब्स। हेक्सिडीन आ गई, is less active against gram negative bacteria than gram positive cocci. Chloral hexidine gram negative bacteria के against नहीं यूज होती, gram positive के against यूज होती है। May be activated by dirt, organic matter, protein, pus, blood, mucus, feces, cork and some plastics. आगे hydrochlorides and glutaraldehyde are more active against hepatitis virus than most other disinfectant. ठीक है, so हाइपोक्लोराइड्स या ग्लूटरल्डिहाइड है वो हेपेटाइटिस और दूसरे जो हेपेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट जो है वो ज्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली अगर दूसरे डिसइंफेक्टेंट की बात की जाए। ठीक है, फिनोल एंड फिनोलिक्स। फिनोल जिसे कि कार्बोलिक एसिड कहते हैं, मैं अक्सर आपको बता रही हूँ, इज सेल्डम यूज टुडे। डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल मॉलिक्यूल हावर वाइडली यूज, उसके डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं। फिनोलिक इंज्यूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनएक्टिवेट एंजाइम, एंजाइम को इनएक्टिवेट करता है और डीनेचर करता है प्रोटीन को। दे आर स्टेबल, परसिस्टेंट एंड आर नॉट सेंसिटिव टू ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, स्टेबल है, परसिस्टेंट है और ऑर्गेनिक मैटर से सेंसिटिव नहीं है। आगे दूसरा आपके पास है ओ फिनाइल। फिनाइल फिनोल है, इट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन मोस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ लाइसोल। लाइसोल क्या है? ये आपके जितने भी सोप हैं, आपकी जितनी भी ये जो रबिंग मटेरियल्स के अंदर चीजें आ जाती हैं। हेक्साक्लोरोफीन, इट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन लोशन। ठीक है, फाइसोहेक्स यूज्ड इन नर्सरीज एंड फॉर सर्जिकल एंड हॉस्पिटल माइक्रोबियल कंट्रोल प्रोसीजर। ठीक है, नाम क्या इसका रखा है? फाइसोहेक्स। अब आपने अपने अपने सेटअप के अंदर देखना है कि कौन कौन से यूज है। उसके बाद आ जाता है आपके पास ग्राम पॉजिटिव स्किन बैक्टीरिया सच एज स्टेफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। ये स्किन की जितनी भी इंफेक्शन है जो थिएटर और दूसरी चीजों से आपको लग रही है, उसके अगेंस्ट स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देता है। एक्सेसिव यूज कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ज्यादा यूज करेंगे तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज पेश करेंगे। आगे ट्राइक्लोसन, it is widely used found in many household products. It has broad spectrum of activity, especially against gram positive, also effective against gram negative bacteria and fungi. ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और फंजाई के अगेंस्ट भी ज्यादा एक्टिव है। डिसइंफेक्टेंट्स में आपके पास आ जाता है बाइगुनाइड्स। क्लोरल हेक्सिडीन जिससे कि हम बात कर रहे हैं, अ मेंबर ऑफ बाइगुनाइड ग्रुप, इज नॉट अ फिनोल, फिनोल नहीं है, बट इट्स स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन रिजेंबल क्लोरल हेक्सोफिरॉन। इट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर सर्जिकल स्किन प्रिपरेशन एंड सर्जिकल हैंड स्क्रब। ठीक है, इन दोनों के लिए यूज होता है। हैलोजन में आपके पास आयोडीन आती है यानी पायोडीन आती है। आयोडीन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, मैनी एंडोस्पोर्स, फंजाई एंड सम वायरसेस। Its mechanism of activity may be its combination with the amino acid tyrosine in enzyme and cellular protein. ठीक है, इन दोनों के साथ मिलके ये वर्कआउट करती है। And iodophore is a combination of iodine and an organic molecule, यानी एक organic molecule और iodine मिलके आइडो है। ठीक है, so iodophores do not stain and are less irritating than iodine. स्टेन नहीं होता और प्योर आयोडीन के मुकाबले में लेस इरिटेटिंग है। एग्जाम्पल इसकी आइसोडाइन है एंड बीटाडाइन है। क्लोरीन आप सब वाकिफ है, इज यूज एज अ गैस और इन ए कॉम्बिनेशन विद अदर केमिकल। क्लोरीन गैस इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज, स्विमिंग पूल, सीवेज। सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑर्डिनरीली हाउस होल्ड ब्लीच इज अ गुड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, क्लोरम consists of chlorine and ammonia. They are more stable than most chlorine. The US military uses tablets for field disinfection of water. Chlorine dioxide in a gaseous form is used for area disinfection, most notably to kill endospore of the anthrax bacteria. अब क्लोरीन को सिंपल और अमोनिया के साथ मिलकर डिफरेंट जगहों पे यूज किया जा रहा है। हमारे भी अगर देखा जाए कम्युनिटी के अंदर तो अक्सर वासा वाले जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, आपने देखा होगा कभी घरों में टैप्स में से खास किस्म की क्लोरीन की स्मेल आती है।
तो वो कमर्शियल लेवल के ऊपर क्लोरीन की गोलियां अमोनिया के साथ मिक्स करके फेंक देते हैं, ताकि सारा का सारा वाटर उस सीजन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्वॉल्वमेंट हुई होती है वो क्या हो जाता है, डिसइंफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मेथड था। आगे है अल्कोहल्स। बोथ एथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल rubbing alcohols are widely used, normally at concentration about 70%. Concentration of 60% to 90% are effective. ठीक है, they are bacteria फंजाई को भी मारती हैं, बट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट एंडोस्पोर्स और नॉन इन्वेलप्ड वायरस। एंडोस्पोर्स और नॉन इन्वेलप्ड वायरस के लिए ठीक नहीं है। अल्कोहल्स इनहेंसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर केमिकल एजेंट, और अल्कोहल जो होती है वो इनहेंस कर देती है इफेक्टिवनेस ऑफ अदर केमिकल एजेंट्स को। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। इज देयर एनी क्वेश्चन? प्लीज यू कैन आस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें से कह रहे हैं कि आपका पेपर बोर्ड में भी मस्ट आना ही आना है, लिहाजा इस लेक्चर को कोई 10 दफा पढ़े आज आप तो आपके लिए अच्छा है। और आज के बाद अटेंडेंस उसी की होगी जो 10 मिनट में आ जाएगा, बाकी सब की एब्सेंट जाया करेगी। ये बात क्लियरली अपने दिमागों में बिठा लें कि ना तो मैंने मिड लेना है, ठीक है, और जब तक कि आप लोगों की ये रूटीन ठीक नहीं होती, समझ आ गई है ना, और ना ही मैंने आपकी जो है ना वो मैडम को आगे रिपोर्ट सही बना के देनी है, जब तक आप लोगों का रवैया, आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होती। ठीक है ना, फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर जितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे उनकी अटेंडेंस हो जाएगी, बाकी किसी की नहीं जाएगी, चाहे कोई आ भी जाता है। कीप इन माइंड। और आप लोगों का क्विज जो है वो अपलोड हो गया है, उसका टाइम फ्राइडे का है 2 से 3 का। वो अब आप लोग जो है ना रिसर्च का क्विज 2 से 3 बजे कल फिल करके मुझे भेजें, ताकि मुझे भी पता चले, अदरवाइज हो जाएगा, सब कुछ अपलोड हो जाएगा। आपने जो स्लैम के ऊपर मैंने लेक्चर, आपको वो लेक्चर कह रही हूँ क्विज भेजा ना रिसर्च का, वो मुझे जरा सॉल्व करके भेजें, उसको देखें। 2 कल आपका जो है वो 1 बजे एक्टिव हो जाएगा।